हे गाइस, गुड इवनिंग बच्चे लोगों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, इस वक्त हम लोग यार बात कर रहे हैं हमारे एसेस पर, यानी ऑडिट वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं दिनों स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पर। और ऐसे में कल हमारी बात हो चुकी थी ऐसे 210 पर, और ऐसे हम लोगों ने 200 और 210 कर लिया था। और उसी 200 की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं आगे के हमारे दो ऐसे, यानी कि ऐसे 220 करेंगे, लेकिन उसका जो सपोर्टर ऐसे है SQC1, उस पर भी आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बात। और इन दोनों का कनेक्शन है बच्चे लोगों चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, चलिए जी, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट से। तो बच्चे लोगों, ऐसा है कि यार ऑडिट में हमारा एक ऐसे बहुत काम करता है जिसका नाम है SQC1, यानी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 1। अब चीज क्या है, कैसा है, बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन पहले आप ये समझो कि द पर्पस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू यूजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Therefore, high audit quality is essential to maintain confidence in the independent assurance provided by the auditor. बहुत सिंपल कंसेप्ट हमारा ये हो गया कि यार ऑडिट का हमारा पर्पज ही यही है कि हम हाई ऑडिट क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो भी यूजर्स है, जैसा हमने पहले भी बात करा, तो उनकी कॉन्फिडेंस को अपन रेस कर सके। ठीक है, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑब्वियस है। और इसके लिए हमारे पास में SQC1 भी है, एज वेल एज बच्चे लोगों हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 220 भी है। फर्क ये है कि SQC1 का कनेक्शन रहेगा ऑल एंगेजमेंट से, मतलब ऑडिट फर्म जितने भी ऑडिट एंगेजमेंट करेगी उसका कनेक्शन सबसे है। ठीक है, जबकि ऐसे 220 का जो कनेक्शन रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट से। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, बराबर। तो SQC1 पूरी फर्म पे अप्लाई होता है, जबकि 220 जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, अदरवाइज दोनों का बेस बिल्कुल एक ही रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे SQC1 पर कि भाई क्या सीन है, कैसे काम करता है। तो पहले तो ऐसे का नाम देख लो आप लोग, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। मीन्स जैसे आप लोगों को मैंने एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ाया था, आपको ध्यान है, तो SQC1 का कनेक्शन सिर्फ ऑडिट के क्वालिटी कंट्रोल को रेस करना ही नहीं है, अदर एश्योरेंस जो हमारे हैं, बराबर, या हम रेटेड पार्टी सर्विसेज एश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिव्यू सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब में प्रैक्टिशनर का क्वालिटी सर्विस होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऑडिट ही नहीं। जबकि आप लोग जानते हो ऐसे 220 का कनेक्शन तो सिर्फ ऑडिट से है, लेकिन इसका कनेक्शन ऑडिट के साथ साथ रिव्यू सर्विसेज से भी होगा। ठीक है, आप लोग जानते हो जो अदर एश्योरेंस अपन देते हैं, रेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट जो हमारा था, जिसमें मॉडरेट डेवलपर ने पढ़ा था, उन सबसे इसका कनेक्शन रहेगा। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो अब इसमें बच्चे लोगों टोटली अपन यहाँ पे एलिमेंट 6 एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर अपन बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पे हमारे पास में आया लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत प्यारा और बढ़िया पॉइंट है बच्चे लोगों, समझिएगा सिंपल। भाई SQC1 कहता है कि फर्म को इस तरह की पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि वो एक प्रमोट कर सके अपना इंटरनल कल्चर। एनटीटी का एक कल्चर जो है वो प्रमोट होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे क्वालिटी एसेंशियल है, ऐसा एक कल्चर जो है इंटरनली वो प्रमोट होना चाहिए। इस तरह की पॉलिसी एंड प्रोसीजर उनको बनाने, नंबर 1। ठीक है, अब ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? तो फर्म का जो सीईओ है। अच्छा, फर्म का मतलब बच्चों ऑडिट फर्म की बात हो रही है, ठीक है। और फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर है उसकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि वो क्वालिटी कंट्रोल को अप्लाई करे। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। और बट ऑब्वियस है, एग्जाम्पल सेट बाय लीडर। भाई बाकी लोग बोलेंगे वी आर फॉलोवर्स ओनली, तो लीडर जो होगा वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा, एनकरेज करेगा, एंड इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइज हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। ये अपने को सिंपली बच्चों ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो वही एग्जाम्पल सेट करेगी। फर्दर पर्सन असाइन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म सीईओ एंड एमडी हैव सफिशिएंट। अब ये जो एमडी और सीईओ हैं जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दे हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड नेसेसरी ऑथोरिटी टू अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इनके पास में होनी चाहिए ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये प्रॉपर तरीके से कह सकते हो फॉलो कर सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर सके। उसके लिए दे हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड ऑथोरिटी के बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल है। तो पहला भाई लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी फर्म हैव टू एस्टैब्लिश सम पॉलिसी एंड प्रोसीजर, प्रमोट इंटरनल कल्चर अबाउट क्वालिटेटिव वर्क। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क? सीईओ हो गया और एमडी हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है।
एंड दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द रिमेनिंग एंगेजमेंट टीम, ये अपने को ध्यान में रखना है। एंड दे हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड नेसेसरी अथॉरिटी, ये सिंपल पॉइंट आपको लीडरशिप में ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल, आसान हो गया। सेकेंड पॉइंट आया बच्चों को एथिकल रिक्वायरमेंट का, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट वाज रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एंगेजमेंट टीम हो गया, दे हैव रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इशूड बाय आईसीआई। तो आईसीआई ने जो कोड इश्यू कर रखा है, जो हम लोग अभी ऐसे 220 के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना, एथिकल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो कर रहे हैं। द कोड एस्टैब्लिश फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जो हमारा कॉपी वाला पॉइंट था, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चे लोगों, ये सारे पॉइंट इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सबका डिटेल अभी ऐसे 220 में अपन पढ़ने वाले हैं। द फर्म शुड एस्टैब्लिश policy and procedure designed to provide it with reasonable assurance that firm its personnel maintain independence। बच्चों समझना भाई, अपने को इस तरह का एक कल्चर सेट करना पड़ेगा कि फर्म के जो लोग हैं दे हैव टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑल्सो। आपको याद हो तो इंडिपेंडेंस पे मैं अलग से पूरा एक सेशन बच्चे लोगों को आपके लिए ले चुका हूं, पूरा का पूरा, है ना, अपने एक अलग से पूरा टॉपिक इसके ऊपर लिया था। वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड एनेबल द फर्म टू। अब इंडिपेंडेंस के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को आप कम्युनिकेट कर सको, और जहां लग रहा है कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस से अपने पूरा पड़ा हुआ है, वहां पे उसको एलिमिनेट कर सको, और नहीं तो फिर सेफगार्ड लगा सको, नहीं तो फिर विड्रॉ कर सको। ऐसी पॉलिसी आपको बनानी चाहिए बराबर से, कि भाई आप इंडिपेंडेंस को कम्युनिकेट करोगे, जहां लग रहा है कि थ्रेट्स आ रही है तो थ्रेट्स के लिए सेफगार्ड लगाओगे, एलिमिनेट करोगे, और नहीं तो फिर अपने को विड्रॉ कर लेना है बच्चे लोगों। ये सिंपली अपन लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं, बहुत सीधा सा हमारा कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रखोगे। बराबर से क्लियर है। Now these should exist a mechanism in the firm by which engagement partner provide the firm with relevant to information about client engagement and personnel of firm promptly notify firm of circumstances relationship that create a threat to independence। बच्चों सुनना, देयर शुड एग्जिस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म आपको अपनी फर्म के अंदर बनाना चाहिए जिससे एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड फर्म विद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। भाई जो भी क्लाइंट एंगेजमेंट है और जो हमारा पर्सन अगर जुड़ा हुआ है, अगर कहीं पर भी थ्रेट है या कोई भी रिलेशनशिप उनके बीच में है तो नोटिफाई कर पाए बहुत आराम से। तो एनुअली फर्म को एक रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस जो है पॉलिसी एंड प्रोसीजर की, वो अपने सारे लोगों से ले लेनी चाहिए। एनुअली एक उनसे कंप्लायंस दे लो कि हाँ भाई आपका इंडिपेंडेंस, जहां जहां आप लोग जिस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो वहां इंडिपेंडेंस को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने को ले लेना चाहिए, सिंपल है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट बच्चों यहां आकर के हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सब SQC1 का पार्ट है। नाउ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, हमारा जो सबसे तगड़ा पॉइंट होता है बच्चों, फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग, इस बार हमारा इस पे क्वेश्चन भी था बराबर। अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर विटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। यार अपने को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है हमारा एंगेजमेंट, उसके लिए क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। क्लाइंट का इंटीग्रिटी कितना है भाई, ईमानदारी कितना है, कंपिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट, अब ये जो कंपिटेंस है वो चेक करना है। दूसरा कंप्लायंसेस विद एथिकल रिक्वायरमेंट कितनी है, ये अपने को चेक करना चाहिए। तो ऐसे में अपने को क्लाइंट का इंटीग्रिटी चेक करना है, लॉ की कंप्लायंसेस और कंपिटेंसी चेक करनी चाहिए। अब सुनना, द फर्म शुड एस्टैब्लिश obtain such information as it considered necessary in the circumstances before accepting the engagement with new client। जैसा आपको मैंने कहा था, when deciding whether continue existing engagement, दो बातें होती है बच्चों, एक तो हमारे पास क्लाइंट ही नया आ रहा है, पहली बार आ रहा है, सेकंड नंबर पुराने क्लाइंट का ही ऑडिट नया हो रहा है, मतलब नए ऑडिट के अंदर हम एंटर होना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अपने को क्या करना चाहिए, with regard to the integrity of client matters that firm consider necessary, for example। अब इंटीग्रिटी के लिए क्या चीजें चेक करनी है बच्चे लोगों, तो इतने सारे पॉइंट अपने को यहाँ पे दे रखे हैं और शानदार पॉइंट है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी था कि क्या चीज है जो आपको देखना चाहिए, तो बच्चों समझिएगा। सबसे पहला, द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर KMP रेटेड पार्टी एंड TCWG। जो एंटिटी का हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसके जो भी आप कह सकते हो ओनर्स हैं या KMPs वगैरह है, उनका रेपुटेशन, बिजनेस रेपुटेशन क्या है, नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस उनकी, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर,
की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बच्चों समझिएगा, मीन्स इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग द एटीट्यूड सच मैटर एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट कैसा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा फॉलो कर रहे हैं, वेदर द क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग द फर्म फी एज लो एज पॉसिबल, क्या वो ये चाह रहे हैं कि भी हमारा फीस जो है वो कम कर दिया जाए, कम क्यों किया जाए, ताकि उनके हिसाब से हम काम कर पाए, ठीक है, या हमारे काम पे कहीं वो इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशंस तो नहीं लगा रहे हैं, जैसे अपन ने कल ऐसे 210 में पढ़ा था, ठीक है, या ऐसा तो नहीं कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है बच्चे लोगों, एंड द रीजंस फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। रीजन क्या रहा कि भाई जो प्रीवियस फर्म थी, हम तो पहली बार मान लो ऑडिट कर रहे हैं, पिछली बार कोई और कर रही थी, वो क्यों अपॉइंट नहीं हो रही है, ये अपने को पता करना चाहिए। If there is any conflict of the interest between the firm and client, it should properly resolve before accepting the engagement. अपने को उसको दूर करना चाहिए। Where the firm obtain information that would have caused it to decline the engagement, अगर हमको लगता है तो, बट ऑब्वियस है हमको बच्चों, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके अंदर अपने को क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हम DCWG से बात कर लेंगे, हायर ऑथोरिटीज को कम्युनिकेट कर लेंगे, और अगर विड्रॉ है तो फिर अपने को विड्रॉ कर लेना चाहिए। अपना बहुत सीधी सी बात है, अगर हमको लग रहा है कि भैया अपन जो भी चीजें हैं उसको डिक्लाइन या सेफगार्ड वगैरह नहीं लगा पाएंगे, तो बट ऑब्वियस है अपने को ऐसे में विड्रॉ ही कर लेना चाहिए बच्चों। सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास में फिर यही बचता है जो आप लोग ध्यान में मेनली रखने वाले हैं। बराबर, बहुत सीधा सा कंसेप्ट हो गया। नाउ बच्चे लोगों, अगला पॉइंट आता है हमारे पास एक बहुत प्यारा, HR ह्यूमन रिसोर्स। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल assurance that it has sufficient personnel with the capabilities, competence and commitment to ethical principle necessary to perform the engagement। भाई जो भी हमारे लोग हैं उनमें कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट होना चाहिए बराबर से, बट ऑब्वियस है जो रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, तो ऐसा, और जो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट को फ्रेम कर सकें, उस तरह से अपने को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग रहेंगे हमारी फर्म में, उनका रिक्रूटमेंट ही ऐसे लोगों का करो जो हाई एथिकल स्टैंडर्ड वाले हो, उनको कॉम्पनसेशन, सैलरी, उनका ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। इससे रिलेटेड बढ़िया पॉलिसीज जब फर्म बनाएगी, ऑडिट फर्म बनाएगी, तो बट ऑब्वियस से उनका क्वालिटी एनहांस होगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? Consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing of engagement terms of। अब engagement performance का मतलब क्या है, उनके objectives, process of complying engagement standard, process of engagement, supervision training कौन करता है, method of reviewing perform कौन करता है, और documentation आप कितना करते हो, भाई आपका performance कैसे बहुत top level पे जाने वाला है, अच्छा होने वाला है, objectives क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स कितने पूरे करते हो, देन सुपरविजन ट्रेनिंग कितनी बढ़िया हो रही है, काम का रिव्यू कैसे होता है बच्चे लोगों को, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, ये सब बातें अपने को इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटिन्यूस मैटर पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट, बट ऑब्वियसली कंसल्टेशन में हो गया, डिस्कशंस हो गए एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल के ऊपर विद इंडिविजुअल विद और आउटसाइड द फर्म हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज नॉलेज। कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जो हो सकता है ऑडिटर या उसकी टीम से नहीं संभल रही है, तो ऐसे में एक्सपर्ट से आपने कंसल्ट कर लिया, उसकी मदद ले लिया आपने, है ना, वो सब अपना होना चाहिए। एडवाइजरी सर्विसेज अपन ने काम में ले ली। सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यू बाय द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ऑडिटर के काम को हमारी फर्म का दूसरा ऑडिटर रिव्यू करके देख ले, भी पता लग जाएगा, है ना। देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है एंगेजमेंट टीम के अंदर और या जो एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर, तो रिव्यूअर का डिसीजन जो भी होगा वो मान लेना चाहिए। द रिपोर्ट शुड ओनली बी इशूड आफ्टर द रिजोल्यूशन कंप्लीट, वो होता है तो वही अपने को मानना पड़ेगा। और रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैटर इज नॉट रिजॉल्व एज पर रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन, तो शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर लाइक कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर या फर्म या रेगुलेटरी बॉडी से बात कर लो, सिंपल हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चे लोगों अपने को प्रॉपर हर चीज का टाइमली बेसिस के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, सारी चीजों का, जो भी आपकी पॉलिसीज या जो भी कुछ है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो हम आगे जाके चैप्टर 6 के अंदर वैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सिंपल बात हो गई। चलिए, द फर्म शुड एंश्योर दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर रेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रिलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस।
Such policy and procedure should include an ongoing consideration and evolution of the firm system of quality control. बच्चों खाली पॉलिसी प्रोसीजर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। तो यहां हम कह रहे हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग अ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ कंप्लीटेड एंगेजमेंट। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन होना, मॉनिटरिंग होना जरूरी है, तभी आप बेटर तरीके से चीजों को चला पाएंगे। तो ये एसक्यूसी 1 के पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखोगे बच्चों, सेम पॉइंट जो आपने एसक्यूसी 1 के अंदर पढ़े वो अपन यहां पे भी पढ़ने वाले हैं। देखो सेम वही, लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस, एचआरएन, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस सेम पढ़ने वाले हैं, बस फर्क और मॉनिटरिंग। फर्क ये हो जाएगा बच्चे लोगों की, उनका कनेक्शन जो था वो ओवरऑल था, सारी क्वालिटीज, चाहे वो फिर ऑडिट हो, चाहे हमारा रिव्यू हो, चाहे सारा कुछ हो। और अभी जो अपन पढ़ने वाले होंगे इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे जाने वाला है, प्योरली बच्चे लोगों ऑडिट से ही कनेक्टेड जाएगा, पर्टिकुलर एंगेजमेंट से कनेक्टेड जाएगा। ये अपन लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। तो स्कोप बहुत सिंपल है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर स्कोप जैसा आपको मैंने कहा अप्लाई करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव हमारे दो ही है बच्चों इसके अंदर। ऐसे 220 के जब ऑब्जेक्टिव पे बात करोगे तो आएगा द ऑडिट कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से हो एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से हो। इसका कनेक्शन सिर्फ ऑडिट से है। तो ऑडिट जो कंप्लाई हो रही है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो भाई वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये पॉइंट अपने को पहले से आते हैं। टीम जो लोग काम कर रहे हैं दे आर एंगेजमेंट टीम, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो एंगेजमेंट पार्टनर हो गया, उसके काम को रिव्यू करना, इवोल्यूशन करना, और वो रिव्यू होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और ऐसा करने वाला जो है, जो खुद क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल हमारा रिव्यूअर हो गया। कई बार हमारी फर्म का पर्सन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, मेंबर ऑफ आईसी हो सकता है। बच्चों ध्यान में रखना है। अब एलिमेंट्स क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बच्चे लोगों अपने पास में लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। The engagement partner shall take responsibility for the overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned. सबसे पहला एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकली लेना चाहिए, बराबर। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच द पार्टनर इज असाइंड, तो उसको दी जा रही है। ठीक है, किस बारे में बच्चे लोगों, वही अपना पहला पॉइंट आया, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। भाई जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं बच्चों, और हमारी एंगेजमेंट टीम में एबिलिटी होनी चाहिए टू रेजिंग कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल कि यार हमको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, वो डर के बगैर दे हैव एबिलिटी टू रेज कंसर्न। ये होना चाहिए। 4 पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। एंड फैक्ट इज क्वालिटी इज एसेंशियल। भाई इस फोकस को लेकर के तो एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, बराबर, बढ़िया सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से।
चलिए जी, तो बच्चे लोगों आगे बढ़े एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाले पॉइंट पे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। एक मिनट दीजिएगा बच्चे लोगों मुझे, जस्ट 1 मिनट। चलिए जी, तो बच्चे लोगों अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, एथिकल रिक्वायरमेंट हमारे पास में है द ऑडिटर। एथिकल रिक्वायरमेंट आपको पता है, अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की थी। ऑडिटर शेल कंप्लाई विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोस पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस, बराबर। उससे रिलेटेड क्या क्या है सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिएगा। अब आईसीए ने कोड ऑफ एथिक्स सप्ताह दे रखा है इन सारी चीजों के लिए, जिनमें पहले नंबर पर आ रहा है बच्चे लोगों हमारा फर्स्ट क्लास पॉइंट फंडामेंटल प्रिंसिपल में इंटीग्रिटी। It requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationship. नंबर 1 बच्चे लोगों को इंटीग्रिटी वाला पॉइंट कहता है कि यार जो भी हमारा ऑडिटर रहेगा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने सारे काम में, मतलब जो भी क्लाइंट के साथ में उसका डीलिंग है। सेकंड नंबर फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस की बात करता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद, ऐसी कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन से आपको कनेक्टेड नहीं होना चाहिए जो आपको लग रहा है कि फॉल्स है या मिसलीडिंग है। बच्चे लोगों सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? It requires an auditor not to compromise professional judgment because bias, conflict of interest or undue influence of others। बच्चों बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है? कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, बायस बिहेवियर में आपको नहीं आना है। Accountant shall not undertake a professional activity if a circumstances or relationship undue influence, अगर कहीं उसको लग रहा है यार उसका जजमेंट इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो कहीं पर भी ऐसे किसी चीज से उसको कनेक्ट नहीं होना है, ऐसा कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी उसको नहीं करनी है बच्चे लोगों। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है एक क्लाइंट की दूसरे को।
It require a professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional business relationship. Confidentiality serve the public interest that the information will not be disclosed to a third party by a accountant. बहुत सिंपल है बच्चे लोगों कि भाई कहीं पर भी confidentiality serve the public interest that the information will not be disclosed to a third party by the accountant. ठीक है. एंड हाउएवर सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में बी डिस्क्लोज. बच्चों कहीं पर भी भाई बहुत कॉमन सी बात होगी यार, आप एक क्लाइंट की काम कर रहे हो तो दूसरे के साथ में किसी के भी साथ में शेयर नहीं करोगे, यही पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है. लेकिन अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं बच्चों, रिक्वायर्ड बाय द लॉ है, परमिटेड बाय द लॉ है, या आपको क्लाइंट ने ही अगर परमिट कर दिया है तो आप शेयर कर सकते हो, टेंशन नहीं है. ठीक है. और उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है शेयर करना. इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ तो फिर बच्चे लोगों वो शेयर कर सकता है. ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है. Now, what is professional competence in due care? It require an accountant to attain and maintain professional knowledge and skill होनी चाहिए बच्चों. उसके अलावा उसको डिलीजेंटली अपना काम करना है, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए. उसके अलावा डिलीजेंस में इंक्लूड है बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थॉरोली ऑन द टाइमली बेसिस अकॉर्डिंग विद द असाइनमेंट, उसको काम करना चाहिए. ये बच्चों कंपेटेंस इन ड्यू केयर में अपने को ध्यान में रखना है. नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल बिहेवियर भाई? It requires an accountant to comply with the relevant laws and regulation and avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession. किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो उसके बच्चों जो आपका रेपुटेशन है उसको डिस्क्रेडिट करने वाला हो प्रोफेशन की, ये ध्यान में रखना है. उसके अलावा शैल नॉट नोइंगली एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी जो इंपेयर करे उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन को. बच्चों ऐसे किसी काम में एंगेज नहीं होना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. दिस इज कॉल्ड, हम इसको कॉपी के नाम से बोलते हैं बच्चों. सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ओ से हमारा ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट हमारा जो हो गया. ठीक है. पी से प्रोफेशनल कंपेटेंस इन बिहेवियर है, एक पी से कंपेटेंस प्रोफेशनल कंपेटेंस इन केयर है, एक से प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया, और आई से हमारा इंटीग्रिटी हो गया. बच्चों अपने को ध्यान में रखना है. चलिए अब बच्चों इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट अपन ऑलरेडी अलग से पूरा मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां से अपने को पढ़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस इसको कर चुके हैं. पूरा टॉपिक अपना डिस्कशन में आ गया था. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है बच्चे लोगों, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट. ये क्या है भाई? जैसा अपन ने वहां पढ़ा था, एंगेजमेंट पार्टनर शेल be satisfied that appropriate procedure regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed. कि भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए इस चीज को लेकर के. जो भी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नया क्लाइंट है उसका ऑडिट एक्सेप्ट करना है, पुराने वाले का कंटिन्यू करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हो वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है. और अगर उसको लग रहा है बराबर से कि नहीं भाई कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा ऑडिट एंगेजमेंट से. सिंपल है. अब इसके लिए करना क्या चाहिए बच्चे लोगों? आपको पहले भी मैंने कहा था कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी क्लाइंट है, उसका जो मैनेजमेंट है, TCWG है, उसका इंटीग्रिटी चेक करो. फिर हम अपनी एंगेजमेंट टीम का कंपेटेंसी और कैपेबिलिटी को चेक करेंगे. ठीक है. फिर कंप्लायंस चेक करेंगे कि एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है. और प्रीवियस ऑडिट से जो कंसर्न हमारे सामने आए थे उसको भी हम कंसीडर करेंगे. भाई प्रीवियस ऑडिट हमने किया था, उससे अगर कोई कंसर्न हमारे सामने निकल करके आए तो उसको भी यहां पे अपने को कंसीडर करना पड़ेगा. सिंपल सी हमारी रिक्वायरमेंट है बच्चों, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं. Now, what is HR? The firm should establish policy and procedure designed to provide with reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capability, competence and commitment. सर ये तो पॉइंट बार बार आ रहा है बच्चे लोगों. वहां हमने देखा था यार कंटिन्यू करने के लिए, यहां अपन ने SQC 1 में भी पढ़ा था. HR का मतलब क्या हो गया कि ऐसी पॉलिसी या प्रोसीजर बनाए कोई भी ऑडिट फर्म जिससे उसके जो भी एंगेजमेंट टीम है उनका कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट एनहांस हो सके. वैसे ही प्रिंसिपल्स आपको बनाने चाहिए. उसके लिए ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट पॉलिसी, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन अपन ने पढ़ा था, पर्सनल नीड का एस्टिमेशन, इन सबको कम से कम भाई कोई भी बंदा कहीं पर भी अगर काम कर रहा रहेगा तो ऐसी चीजें अगर उसको मिल रही हैं, प्रॉपर उसको प्रमोशन मिल रहा है बच्चों, कॉम्पनसेशन यानी सैलरी और परक्यूसिटीज एंड बोनस और जो मिलता है वो प्रॉपर है, पर्सनल नीड्स उसकी अगर वहां पे पूरी हो रही है, तो ऐसे में वो ज्यादा कैपेबिलिटी से काम करना पसंद करेगा. बोलो क्या बोलते हो, है ना? तो ये सारी पॉलिसीज अगर बनाओगे तो क्वालिटेटिव वर्क होगा. ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो. नाउ व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बच्चों? The firm should establish policy and procedure designed to provide with a reasonable assurance that
engagement are performed accordance with the professional standard and regulatory and legal requirement, and that the firm or the engagement partner issue report that are appropriate in the circumstances. समझना, तो इसमें हम कह रहे हैं ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर अपने को बनाना है टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट जो भी आप काम कर रहे हो वो अकॉर्डिंग प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड वाइज हो रहा है और रिपोर्ट आपकी अप्रोप्रिएट है। अब इसमें क्या पॉलिसी बनानी है बच्चों? सबसे पहला, एंगेजमेंट टीम को ब्रीफिंग कैसे करते हो, आप कैसे बताते हो ताकि वो ऑब्जेक्टिव समझ पाए। फिर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैसे कर रहे हो आप। मेथड उनके काम का रिव्यू कैसे हो रहा है बच्चे लोगों, कैसी रिपोर्ट इश्यू हो रही है। फिर हर चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऐसे 230 में जो अपन पढ़ते हैं, अगले सेशन में भी अपन करने वाले हैं। एंड प्रोसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर करंट। समझ रहे हैं आप? यानी टाइम टू टाइम पे आपको चीजों को क्या करना चाहिए बच्चे लोगों, हम सिंपली एक बात बोलते हैं यार, अपडेट करना चाहिए चीजों को। ये आप लोग मेनली यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो ना, तो चीजों का अपडेशन जो है वो बहुत प्रॉपर लेवल पर होना चाहिए, ये आप लोग सिंपल ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर से क्लियर पॉइंट हो गया। चलिए लास्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों, मॉनिटरिंग वाले पॉइंट पे लास्ट पहुंच गए, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चे लोगों मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट its policy and procedure rating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively। बहुत सिंपल हो गया भाई। मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट उसका जो भी पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सिंपल, ऐसा मॉनिटरिंग प्रोसेस हो गया। नाउ द एंगेजमेंट पार्टनर शेल कंसीडर, बच्चों सुनना, तो मॉनिटरिंग प्रोसेस में हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द सिस्टम जो है रिलेवेंट है, एडिक्वेट और ऑपरेटिंग प्रॉपर तरीके से करे। मॉनिटरिंग इसी को बोलते हैं अपन। तो एंगेजमेंट पार्टनर कंसीडर करेगा फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस किस तरह का है और इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फर्म, इफ एप्लीकेबल अदर नेटवर्क फर्म हो गया बच्चे लोगों, उस पर भी अप्लाई हो और डेफिशिएंसी नोटेड हो सके और उसको टाइमली आप दूर कर सको। ये चीजें हमको मॉनिटरिंग के अंदर ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल हमारा कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो ये हमारा बच्चे लोगों SQC1 के साथ में कैसे एएस हमारा पढ़ा जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 220 इस तरह से पढ़ा जाता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। और जैसा आपको मैंने कहा था इस बार हमारा एक क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली इसी पर था, तो वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन चैप्टर 11 से कौन सा क्वेश्चन था अपन सीधे ही देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो बच्चों, Arcane Associates, a leading chartered accountant firm, were approached by SK Group for appointment of auditor for their new startup company. It was learned that some companies of the group face writs of enforcement directorate in the recent past. The firm follows the SQC1 and the firm's quality control policy require it to obtain vital information about the client before accepting engagement. Specify the matter which the firm would consider to verify the integrity of client to decide an acceptance। ये देखो अब क्लियर बोल दिया बच्चों, इसमें अपने को इंटीग्रिटी बताना है ना, एस पर आपको आंसर देना है SQC1 के हिसाब से। तो जो स्टार्टिंग अपने इंटीग्रिटी वाला पॉइंट पढ़ा था वो पूरा का पूरा आंसर में आ जाएगा बच्चों। ये आप लोग इधर ध्यान में रखने वाले थे, तो ऐसे आंसर बनने वाला है। ये तो चलिए थ्रेड से हमारा एक क्वेश्चन था बढ़िया वाला। तो चैप्टर 11 से आप देख सकते हो इंटीग्रिटी का डायरेक्ट पॉइंट आ गया। एक हमारा थ्रेड का पॉइंट आ गया और एक आध पॉइंट और था क्या, वो भी देख लेते हैं। रिवाइज टर्म्स वाला तो मैं आपसे डिस्कस कल कर चुका था, टर्म्स रिवाइज वाला।
चलिए ये सारे पॉइंट बच्चों, तो यहां आकर के हमारा ये कंसेप्ट बच्चे लोगों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जहां ऐसे 200 की सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है बच्चे लोगों। फटाफट हम लोगों ने जो रिवीजन लगाया 200 हम लोग कर चुके हैं, 210 पे हमारी बात हो गई, देन 220 हो गया, और इसी के साथ बच्चों SQC 1 पे हमने बात कर लिया। नाउ आगे अपने को बात करना है 230 पे एज वेल एज बच्चे लोगों 260 एंड 265। मेनली जो हमारे कोर्स के एसेज हैं इन सब पर हम बहुत प्रॉपर तरीके से बात करके अपना पूरा टॉपिक जो है उसको यहाँ पे करने वाले हैं कंप्लीट। चलिए जी ठीक है बच्चे लोगों, तो होप्स हो गया यार आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत सही रहा होगा, है ना। तो अब इस चैनल पर बच्चों बहुत सारी चीजें आगे जनवरी वालों के लिए तो आने ही वाली है, और सीए फाउंडेशन वालों के लिए हमारा एक्सपीरियंस बैच जो है वो बिल्कुल आ रहा है बच्चे लोगों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि इंटर में एंटर होने से पहले आप फाइंड आउट कर पाएं कि यार किस तरीके से इंटर की पढ़ाई होती है, क्या कुछ होता है। तो हमारे रेगुलर बैचेस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं बच्चे लोगों, ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 9754455663 पर, ठीक है। और जनवरी में जो हमारे एग्जाम देने वाले, देखो मैंने पहले भी कहा था यार, अगर तुमको कहीं पर भी लग रहा है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, और एग्जाम चाहे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जो भी दिया, और थोड़ा बहुत भी अगर कहीं लग रहा है कि यार ऊपर नीचे कुछ मैटर हो सकता है, इधर उधर में कुछ हो सकता है, तो भाई अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। हम लोग लगातार आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जहां कहीं पर भी आपको लगता है फटाफट 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 से अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो रिजल्ट आने के बाद जब अपन लगेगा ना तो अपने को बहुत कम टाइम लगेगा। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि रिजल्ट आया, फिर आपको लगा यार नहीं हो पाया, अब वापस से लगेंगे, फिर आप सोचोगे यार जनवरी के लिए तो टाइम बहुत कम है, फिर से स्किप करके क्यों ना मई में दिया जाए, तो वो टाइमिंग बहुत ज्यादा जाएगा बच्चों, अननेसेसरी अटेम्प्ट लगेंगे। तो 3 अटेम्प्ट का ये बड़ा एक नुकसान भी है कि आप लोग बहुत जल्दी स्विच कर लेते हो, तो बेटर है कि अभी से सोच लो कि क्या कुछ करना है, और उस हिसाब से अपना प्लान बना करके बच्चों जो भी सब्जेक्ट ऐसा लग रहा था आपको, और उस वजह से अगर लग रहा है तो तैयारी के अंदर लग जाओ, है ना। तो वो अपने लिए बहुत जरूरी भी रहेगा, और साथ साथ में आप जो है वो तैयारी इसकी करते रहें। एक क्वेश्चन मेरे पास मैसेज में था कि सर बोथ ग्रुप देना है तो अब तैयारी कैसे, क्या कुछ होना चाहिए, अभी हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो बच्चों जितना आपका कोर्स चल रहा है सेकंड ग्रुप का, अगर अभी, तो पहले तो उसको तो उतना ही पढ़ो जितना आपका ग्रुप चल रहा है, उतना वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बाकी फर्स्ट ग्रुप पे वापस फोकस करना स्टार्ट करिए। तीनों सब्जेक्ट्स डेली आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अब जो प्रैक्टिकल टाइम देखें तो दिवाली के अंदर कुछ टाइम हमारा चला जाएगा, उसके बाद हमारे पास में टाइमिंग काफी कम बचने वाला है बच्चे लोगों, तैयारी के लिए लगभग 3 महीने ही समझो अब तो आप, तो इसीलिए अपने को लगना पड़ेगा। तो सेकंड ग्रुप के आपके अगले महीने तक कोर्स सारे खत्म होते हैं, तब तक जितना वहां पढ़ा रहे हैं उतना ही वापस से रिवाइज कर लो, और उसके अलावा बाकी जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसका आप पूरा प्लान सेट करके, मैंने 100 डेज का एक स्ट्रेटेजी आपको बना करके भी दिया था, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना चाहिए। चलिए जी, तो ये सारी बातें थी, ठीक है बच्चे लोगों, तो फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।